नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C9 के हब में। हमने हर्षवर्धन की राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था और सैन्य संगठन को समझा। किस तरह से हर्षवर्धन ने गौण शासक शशांक को मारकर अपने भाई का बदला ले लिया था और अपने बहन राजश्री को कन्नौज के राज सिंहासन पर जाकर बिठा दिया था। अब हम चर्चा करते हैं हर्ष की मृत्यु। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, यह आपको पता होना चाहिए। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है। एक लंबा कालखंड यहाँ पर व्यतीत होता है और हर्ष की मृत्यु होने के बाद ही भारत में मुगल या कहे कि मुगल राजसत्ता काबिज होती है और बाहरी आक्राता यानी कि मुस्लिम आक्राताओं के आक्रमण शुरू हो जाएंगे। 711-12 में आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए उतारू होगा। महान विजेता और साम्राज्य के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है हर्ष को। महान धार्मिक और प्रचारक और दानी था। महान धार्मिक धर्म प्रचारक। अब देखो ये क्या करता था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। ये जरूर याद रखना। अनुयायी फैक्ट है, बहुत लेटेस्ट है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आंसर कर दोगे। ये सभी धर्मों का आधार करता था। पंचवर्षीय ये वाला सा पंचवर्षीय, अरे ये नहीं, फिर गलत लिख दिया, सॉरी। ये पंचवर्षीय सभा में सभी धर्मों को मनाने वाले लोग सम्मिलित होते थे। हर्षवर्धन भारत में यह कहे कि हर्षवर्धन प्रयाग में हर 5 वर्ष में एक दान समारोह आयोजन करता था। तो इसको क्या कहेंगे? दान समारोह, है ना। कहां पर करता था ये? प्रयाग में। कितने? 5 वर्ष यानी कि 5 सालों में एक बार करता था ये। हर्ष ने यह कहे कि उसके राज सिंहासन के समय पर मांसाहार भारत में बंद करवा दिया था। अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और गंगा नदी पर हजारों की तादाद में स्तूपों का निर्माण करवाया। गंगा नदी के तट पर हजारों स्तूपों का निर्माण। ये करवा, थोड़ा ये याद रख लो, ठीक है। बौद्ध विहार इनका निर्माण करवाया इसने। और दान वितरण का आयोजन करता था, जो पंचवर्षीय मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छे शासक की मृत्यु हो जाती 647 ईस्वी में। और कालखंडों में देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर्ष का जीवन काल, और यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ कवर कर दिया था, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
उसी पर हमने चर्चा भी की थी। बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, ये जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत कम बता पाते हैं कि ये कौन से धर्मों को मानता था बाद में, है ना। और आर्थिक स्थितियाँ आपको समझा दी है, हर्ष के जीवन काल की आर्थिक स्थितियों से अगर प्रश्न हो तो वहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से हर्ष का अच्छा जीवन काल यहाँ पर बीतता है और वह समाप्त हो जाता है। अब कुछ चीज़ें और है जो आपको मैं बता दूँ, समझा दूँ, जहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों से। चलिए, आप महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं और ये पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में है भैया? सीधी सी बात है, हर्षवर्धन के बारे में है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है? जस्ट नेट थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में हमें। थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, अब हर्ष का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 590। मृत्यु बता दी। पिता कौन थे इसके? प्रभाकर। प्रभाकर वर्धन। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था इसकी? दुर्गावती। किसकी? हर्ष की वाइफ है ना। बेटे का भी नाम, एक बेटा था इनका, बेटे का नाम था भाग्यवर्धन। अब क्या होता है, और एक था कल्याणवर्धन। तो हर्ष का एक दरबारी मंत्री था जिसका नाम था अरुणा सर्वा, ने दोनों की हत्या कर दी थी। किसकी? यानी कि हर्षवर्धन के पुत्रों की। किसने हत्या कर दी थी? ये लिख लेना, खैर नहीं भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, भाई कौन था? राज्यवर्धन। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, हरियाणा थानेश्वर। हरियाणा थानेश्वर के राजा थे ये। धर्म कौन सा था इसका? धर्म लिखे हिंदू। हिंदू ब्राह्मण। और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया इसने। बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, है ना। ये लिख लीजिए, काम हो जाएगा इतने में तो। ठीक है, बहन कौन थी? राज्यश्री। मौखरी के राजा ग्रह वर्मन के साथ शादी होती है। ठीक है,
तो इस तरह से हर्ष का एक अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भारतीधरी और मयूराष्टक और वाक्यपद दीव के लेखक भी हर्ष के दरबार में रहते थे। तो कौन से लेखक इसके दरबारी थे, उनको भी लिख लीजिए। भारतीधारी एक, मयूराष्टक और वाक्यदीप, ये सब बाणभट्ट वगैरह जो थे, है ना। बाणभट्ट के बारे में बता ही दिया आपको, बट इनके बारे में भी लिख लीजिए आप। तो ये हर्ष के दरबार में रहते थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका मुख्य संरक्षक था। नालंदा हाईलाइट पॉइंटर में लिख लीजिए। और क्या, विश्वविद्यालय का मुख्य संरक्षक। अब इतना तो नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट आप नहीं मानो तो लिख लो। ये कौन से बौद्ध धर्मों को अपनाया था, यानी कि महायान शाखा को अपनाया था इसने, है ना। बौद्ध धर्म में कौन से शाखा को अपनाया था इसने, महायान शाखा, है ना। इसका फॉलोअर था ये, मतलब इसका अनुयायी था ये। तो इस तरह से हर्षवर्धन के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा, उसकी डिटेल को समझा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के रत्नावली का रचयिता कौन है, तो आप आंसर कर दीजिएगा कि रत्नावली का रचयिता हर्ष है। ओके, तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पर समझ सकते हैं हर्षवर्धन के जीवन काल को, उसके समय काल को, जो आपको मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इसमें इतना ही, और इसके बाद शुरू होगा दाहिर वाला पार्ट, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।